आज हमारा जी ये टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 17 के अंदर एस्टिमेशन क्या होता है जी, इसको हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले हम डेफिनेशंस के क्लियर कर लेते हैं। एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग सैंपल ऑब्जर्वेशंस। अच्छा जी, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर लें। म्यू पॉपुलेशन मीन है, कैपिटल पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, P1 minus P2 difference between population proportion, mu1 minus mu2 difference between population means। ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। हमको पता है पॉपुलेशन पैरामीटर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब पूरी पॉपुलेशन की सारी वैल्यूज में आ जाएं तो वो कांस्टेंट होते हैं। बाय यूजिंग सैंपल ऑब्जर्वेशंस क्या मतलब है, हम सैंपल का डाटा सिलेक्ट करते हैं और उससे निकाल लेते हैं x बार। पॉपुलेशन मीन की जगह x बार, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की जगह सैंपल प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो तरह की होती हैं, कैपिटल स्मॉल एस। ये क्या चीज होती है बाद में देखते हैं। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के डिफरेंस की जगह हम स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 यूज करते हैं, और पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस की जगह x1 बार माइनस x2 बार। अच्छा जी, तो ये तो डेफिनेशन होगी कि पॉपुलेशन पैरामीटर की जगह हम सैंपल स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं। याद रखिएगा, ये है जी सैंपल स्टैटिस्टिक। अच्छा, वजह क्या होती है, रीजन क्या है। रीजन ये है कि पॉपुलेशंस जो होती हैं और वेरी लार्ज इन साइज। मतलब पाकिस्तान की पॉपुलेशन की एग्जांपल ले लें तो उसमें तकरीबन 22 करोड़ आबादी है। 22 करोड़ है, कुछ कहते हैं 25 करोड़ है, व्हाटएवर, करोड़ों में आबादी है। तो अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन की एवरेज एज हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। हम एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना चाहें वो नहीं कर सकते। एवरेज जो है उनकी हाइट कैलकुलेट करना चाहें नहीं कर सकते। एवरेज वेट निकालना चाहें नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हम सारी की सारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन की सारी वैल्यूज को इकट्ठा करें, उनको रिकॉर्ड करें, उनको मेंटेन करें। ये एक बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। मतलब पाकिस्तान की अब मर्दमशुमारी की बात करें तो वो कई साल हो जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, हम मर्दमशुमारी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कॉस्टली मेथड है। इसी तरीके से अगर तमाम लोगों की एवरेज एज फाइंड करनी हो तो वो भी फाइंड करने के लिए हमें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करना पड़ेगा, जो कि बहुत जो है ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हम फिर उसकी जगह क्या करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। हम सैंपल ले लेते हैं कुछ लोगों का, सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उसमें से सैंपल मीन निकाल लेते हैं। वो जो मीन होगा वो कह रहे थे कि पॉपुलेशन मीन। तो ये है जी एस्टिमेशन की वजह कि एस्टिमेशन हम यूज क्यों करते हैं। एस्टिमेशन होती क्या है, ये पॉपुलेशन की वैल्यू अननोन होती है, उसकी जगह हम सैंपल की वैल्यूज को यूज कर लेते हैं। दैट इज एस्टिमेशन। अब एस्टिमेट क्या है और एस्टिमेटर क्या है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर by using a formula based on sample observation is called estimate and the formula is called estimate। देखिए जरा, म्यू अननोन है, हम म्यू फाइंड करने के लिए x बार का फार्मूला लगाते हैं समेशन x ओवर n। हमने वैल्यूज इकट्ठी की, उनका मीन फाइंड किया, 20 आया, वैल्यूज थी 5, 20 को 5 पे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर है 4। हम कहते हैं जी x बार अगर 4 है, हेंस म्यू आल्सो 4 है। ठीक है जी। अब दोबारा देखें, कहता है कि वो जो फार्मूला आपने लगाया है, वो फार्मूला जो आपने लगाया उसको एस्टिमेटर कहते हैं। x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, ये है एस्टिमेटर। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपने यूज की है 4, ये जो 4 आया है ये एस्टिमेट है। ठीक है जी। न्यूमेरिकल वैल्यू इज एस्टिमेट एंड द फार्मूला इज एस्टिमेटर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि एस्टिमेटर क्या चीज है, एस्टिमेट क्या चीज है। आगे चलते हैं जी हम। ठीक है जी। अब आगे हैं जी मेथड ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर इज डन बाय 2 मेथड्स, वन इज पॉइंट एस्टिमेशन एंड अदर इज इंटरवल एस्टिमेशन। बोथ मेथड्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो। दो तरह के मेथड होते हैं, याद रखें। पॉइंट एस्टिमेशन क्या है और इंटरवल एस्टिमेट क्या है, ये भी हम देखते हैं जी। मेथड ऑफ एस्टिमेशन में जी पॉइंट एस्टिमेशन की पहले बात कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर एज अ सिंगल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। We find a single value from sample statistic and use it to represent population parameter. For example, x bar is a point estimate of mu। देखिए जी, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी, म्यू अननोन है, पॉपुलेशन मीन आपको नहीं पता। सो हम क्या करते हैं, x बार
इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन का फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास वैल्यूज थी, उनका सम फाइंड किया 20, नंबर वैल्यूज थी 4, हमारे पास मीन आ गया 5। हम कहेंगे एज एक्स बार इज इक्वल टू 5 सो म्यू इज आल्सो इक्वल टू 5। तो हमने सैंपल मीन से एक वैल्यू निकाली और उसी को कह दिया वो पॉपुलेशन मीन है। दिस इज पॉइंट एस्टिमेशन। एक पॉइंट, एक सिंगल वैल्यू हमने सिलेक्ट की, उसको पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर हमने लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। सैंपल और डाटा से हमने सिंगल वैल्यू निकाली और हमने कह दिया पॉपुलेशन पैरामीटर है। जबकि इंटरवल एस्टिमेशन में आ जाए, इन दिस प्रोसेस वी फाइंड ए रेंज ऑफ वैल्यूज। हम एक रेंज बनाते हैं फ्रॉम सैंपल स्टैटिस्टिक एंड यूज इट टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन पैरामीटर। यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे हम रेंज बनाते हैं। We make an interval based on sample observation containing unknown value of population parameter with the known probability of confidence interval where alpha is the level of risk। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहा है। अभी पहले एग्जांपल लेके देते हैं। टू फाइंड मीन, म्यू हमने फाइंड करना है। म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस ए वेयर ए इज ए फैक्टर। ये क्या चीज अभी हम देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। म्यू अननोन है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो हमने एक्स बार कैलकुलेट किया, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था 5। अब हम क्या करेंगे, एक्स बार में एक कांस्टेंट को जमा करेंगे, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है 2, और उसको माइनस भी करेंगे। 5 में 2 जमा करें आता है 7, 5 में से 2 माइनस करें आता है 3। हम कह सकते हैं कि म्यू एक्स बार तो है 5, लेकिन म्यू जो है 3 से लेकर 7 के दरमियान कहीं पे भी हो सकता है। एक्स बार 5 है, ये पॉइंट एस्टिमेट है। 3 से लेकर 7 तक ये इंटरवल एस्टिमेट है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? पॉइंट एस्टिमेशन में एक सिंगल वैल्यू होती है, इसमें प्रिसीजन ज्यादा है। सिंगल वैल्यू है, किसी भी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो, एक्स बार आपके पास 5 है, म्यू भी 5 है, इस लिहाज से आप इसको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां पे म्यू की वैल्यू जो है कई है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, पूरी रेंज है। इसमें प्रिसीजन नहीं है, लेकिन यहां पे कॉन्फिडेंस है। यहां पे हाई रिस्क है। रिस्क किस चीज का है कि आपकी वैल्यू गलत हो सकती है। अगर एक्स बार 5 है, हो सकता है एक्स बार अगला सैंपल है उसमें 6 आ रहे, तो बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर एक्स बार 5 है तो म्यू भी 5 हो। जरूरी नहीं है, सैंपल चेंज होने से एक्स बार चेंज हो जाएगा। यहां पे कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस क्या है? अगर 3 ना हुआ कोई मसला नहीं, 4 होगा। 4 ना हुआ कोई मसला नहीं, 5 होगा। 5 ना हुआ कोई मसला नहीं, 6 होगा। 6 ना हुआ 7 हो जाएगा। तो 3 से लेकर 7 तक बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो यहां पे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मीन इनमें से कोई ना कोई तो होगा। यहां पे कॉन्फिडेंस बहुत कम है क्योंकि यहां पे एक सिंगल वैल्यू है। तो याद रखिएगा, पॉइंट एस्टिमेशन में जो आप आंसर निकालते हैं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। इंटरवल एस्टिमेशन में एक रेंज होती है, उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि इस रेंज में कोई भी वैल्यू म्यू हो सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रिसीजन नहीं होता। प्रिसीजन का मतलब है कोई अब कौन सी वैल्यू यूज करें फर्दर कैलकुलेशन के लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। 3 यूज करें, अगर 3 यूज करना है तो क्यों करना है? 4 क्यों नहीं यूज करें? 4 करेंगे तो फिर 5 क्यों नहीं यूज करें? 5 करेंगे तो 6 यूज क्यों ना करें? एक बहुत बड़ा इशू आता है कि हम फिर कौन सी वैल्यू का यूज करें। ठीक है जी। तो इसमें प्रिसीजन है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। इसमें कॉन्फिडेंस है लेकिन प्रिसीजन नहीं है। अच्छा जी, ये ए क्या चीज है? ये है जी सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ये कहां से आया? ये सैंपलिंग के फार्मूले से आया। अब सैंपलिंग का फार्मूला एक्सप्लेन करता हूं मैं। आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला पढ़ा था एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ये था विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला, अगर आपको याद हो। इसी तरह से आपने फार्मूला पढ़ा था एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट टू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 अंडर रूट। ये था विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में गिवन ना हो कि सिलेक्शन कैसे विद रिप्लेसमेंट है विदाउट, हमेशा अज्यूम करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट है। लेकिन अगर एन बहुत बड़ी वैल्यू हो, एन वेरी लार्ज, तो ये फैक्टर 1 हो जाता है। उस वक्त विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला भी लगा सकते हैं। ओके, किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर हमने म्यू फाइंड करना है तो ये फैक्टर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज जी सिग्मा ओवर एन अंडर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू। अब म्यू हमने फाइंड करना, म्यू को इधर ले आओ, इस फैक्टर को इधर ले आओ, तो म्यू हो जाएगा एक्स बार प्लस माइनस जी सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। अब ये प्लस माइनस कहां से आया? इसकी एक पूरी कहानी है, वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं।
ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, दैट इज 1 माइनस अल्फा। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? इट इज कॉन्फिडेंस बाय विच वी कैन से दैट population parameter may lie in the given range. The higher the confidence, the greater will be the range, and vice versa. Most commonly used confidence interval corresponding value of Z are this. अच्छा जी, अब ये कैलकुलेट कैसे होता है इसको हम समझते हैं जरा। देखें जी, आप कहते हैं कि हमें 95% कॉन्फिडेंस है कि म्यू इस रेंज से लेके इस रेंज के दरमियान कहीं भी हो सकता है। अगर 95% कॉन्फिडेंस है तो ये आपका रिस्क है कि यहां पे म्यू नहीं होगा, ये रिस्क है। दैट इज 1 माइनस अल्फा 95% एंड दैट इज अल्फा बाय 2। क्योंकि अगर 95% कॉन्फिडेंस है तो 5% रिस्क भी है, तो 5% रिस्क है तो 2.5% रिस्क इधर है और 2.5% रिस्क इधर है, ये रिस्क है आपका। ठीक है भाई। अच्छा, अब 95% कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे और यहाँ पे जी की वैल्यू चाहिए होगी। ये अल्फा बाय 2 रिस्क है तो इसको जी अल्फा बाय 2 कहेंगे और इसको भी जी अल्फा बाय 2 कहेंगे, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब कैलकुलेट कैसे करना है? अब हम देखेंगे सेंटर से ऑनवर्ड एरिया, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? 95 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 95 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.4750 आएगा। ठीक है जी, 0.4750 आएगा। ये क्या है जी? ये आपकी एरिया की वैल्यू है सेंटर से लेके यहाँ तक। उसी तरह से 0.4750 यहाँ पे आएगा। अब हम यहाँ पे जी की वैल्यू निकालनी है हमने, तो जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, इस 0.4750 को हम टेबल में देखते हैं। ये एरिया गिवन है आपको, ये याद रखिएगा, ये एरिया है। एरिया से हमें रिवर्स टेबल देखना है, तो 0.4750 हमें यहाँ पे कहीं पे ढूंढना है। 0.4750 आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ से रिवर्स हमने जी की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ 1.9, 0.4750 के ऊपर लिखा हुआ 0.06, 0.4750 1.9 और 0.06, तो डेट इज 1.96 और यहाँ पे आएगा -1.96। ठीक है जी, अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो तो जी की वैल्यू आती है एक प्लस 1.96 और एक आती है -1.96। ये आपके सामने लिखी हुई है 95% पे 1.96 प्लस माइनस। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये जो वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई कैसे लिखी हुई है। अब हम अगली एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस अल्फा 90% है तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा हमारा 10% है। ये हमारा अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा बाय 2 होगा 5% और यहाँ पे भी अल्फा बाय 2 होगा 5%। ये रिस्क है। हमने 90% को 2 पे डिवाइड करना, हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। अगर मैं 90% को 2 पे डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 0.4500 और यहाँ पे भी एरिया आ जाएगा 0.4500। मुझे जी की 2 वैल्यू चाहिए, सेंटर पे तो जी की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे भी जी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे भी जी की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये वाली प्लस की होगी, ये वाली प्लस की होगी, ये वाली माइनस की होगी। 0.4500 ये एरिया है, एरिया से हमें जी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सेंटर में देखूंगा 0.4500, तो ये 0.4500 ये 0.4505 और 0.4495 इन दोनों के दरमियान है 4500। तो यहाँ पे वैल्यू देखते हैं 1.6 है, 0.05 है और यहाँ पे 1.6 0.04। तो हमारे पास 2 वैल्यू है, मतलब 0.4500 आपको चाहिए था। टेबल में मिल रहा है आपको एक 0.4495 और एक मिल रहा है 0.4505। यहाँ पे जी की वैल्यू मिल रही है 1.64 और यहाँ पे जी की वैल्यू मिल रही है 1.65। तो हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेते हैं। जो हमारी जी की वैल्यू होगी इन दोनों की एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1.645। 1.6 और 1.65 को जमा कर लेते हैं, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, 1.645 आ जाएगा। ठीक है जी, हमें एरिया चाहिए था 0.4500 जो इन दोनों के दरमियान है,
तो इसका मतलब हमारी जी की वैल्यू इन दोनों के दरमियान है, डेट इज 1.645। तो इस तरह से 1.645 यहाँ पे और माइनस 1.645 यहाँ पे, ये आपके सामने टेबल है। 90% पे वैल्यू क्या है जी, प्लस माइनस 1.645, ठीक है जी। बाकी 92%, 97%, 98%, 99%, 99.73%, ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर से इसी तरह से टेबल से निकाल भी सकते हैं, ठीक है जी। ये अच्छी तरह से आप क्लियर कर लें, ये भी छोड़ दें आप, ये आपको मैं बाद में समझा दूंगा ये क्या चीज़ है, अभी फिलहाल इसको हम फोकस करें। ओके जी, अब हम एक सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे सॉल्व करना है आपने एस्टिमेशन का। आपके सामने क्वेश्चन है जी, द मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑन ए बिजी रोड इज 60 किलोमीटर पर आवर and congestion results in much slower actual speed. A random sample of 57 vehicle gave an average speed of 23.2 km per hour with a standard deviation 0.3 km per hour. Determine point estimate of the mean of the population. Mean मतलब mean speed, average speed की बात कर रहा है। तो अब याद रखिएगा कि mean speed का मतलब है वो कि आपसे म्यू मांग रहा है। इस क्वेश्चन में आप गौर से देखें तो म्यू कहीं पे भी गिवन, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मीन नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैक्सिमम स्पीड, दैट इज नॉट ए मीन। ओके, अब ये जो डाटा दिया हुआ है ना, रैंडम सैंपल 57 व्हीकल गिव एन एवरेज स्पीड, तो ये सैंपल का मीन है 23.2, एक्स बार है 23.2 विद स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको हम कैपिटल एस से शो करते हैं 0.3 किलोमीटर पर आवर, और ये सैंपल साइज है 57। तो हमने पढ़ा अभी अभी कि जो पॉइंट एस्टिमेट होता है वो क्या होता है म्यू का, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक्स बार इज ए पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू। अगर म्यू गिवन नहीं है तो एक्स बार यूज कर लेते हैं। तो इस हिसाब से इस सवाल में आपका एक्स बार जो है वो ही म्यू है, पॉइंट एस्टिमेट। तो x बार है जी 23.2, तो डेफिनेटली म्यू भी क्या होगा 23.2, तो ये लिखा हुआ 23.2 बी ऑप्शन हमारी ठीक होगी, ठीक है जी। तो पॉइंट एस्टिमेट ऑफ मीन समझ आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑन ए बिजी रोड इज 60 किलोमीटर पर आवर, कंजेशन रिजल्ट इन मोर स्लोअर एक्चुअल स्पीड्स, रैंडम सैंपल 57 व्हीकल गिव एन एवरेज स्पीड ऑफ 23.2 विद स्टैंडर्ड डेविएशन 0.3। डिटरमाइन पॉइंट एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस क्वेश्चन में देखिए सिग्मा भी अननोन है। अब सिग्मा अननोन है तो उसकी जगह हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। अब ये जो 23.2 है ये तो एक्स बार की वैल्यू है, जैसे अभी आपको पता मैंने बताया, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 0.3, ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्यों? क्योंकि यहां से लेके ये वाला सारा डाटा सैंपल का है। तो इस क्वेश्चन में 57, 23.2 और 0.3 ये तीनों वैल्यू जो है ये सैंपल की वैल्यू बता रहा है आपको, ये सैंपल का डाटा है। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.3। चूंकि सिग्मा अननोन है तो उसकी जगह फिर हम सैंपल को ही, स्टैंडर्ड डेविएशन को ही यूज करेंगे। हेंस हम कहेंगे कैपिटल एस इज पॉइंट एस्टिमेट ऑफ सिग्मा। तो पॉइंट एस्टिमेट ऑफ सिग्मा जो है वो 0.3 है, तो 0.3 हमारे पास ए ऑप्शन है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, वो कहता है एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अच्छा, स्टैंडर्ड एरर का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है सैंपलिंग में, सिग्मा एक्स बार होता है सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ओके, लेकिन अगर सिग्मा क्वेश्चन में गिवन ना हो तो उसकी जगह हम एस यूज कर लेंगे क्योंकि पॉइंट एस्टिमेट होता है इसका। तो एस क्वेश्चन में गिवन है 0.3 और एन अंडर रूट है 57 अंडर रूट। ये हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। 0.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 57.0397, तो 0.0397 ये ऑप्शन होती है जी हमारी। ठीक हो गया जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये सेम डाटा दिया हुआ है आपको। What are the upper and lower limits of the confidence interval for mean speed given a confidence level of 95%? ओके, अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है म्यू का। म्यू का फार्मूला क्या है जी, हमने पढ़ा एक्स बार प्लस माइनस जी सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ये फार्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया है। ये देखें जरा, ये मेन फार्मूला था, उस मेन फार्मूले को रीअरेंज करते करते हम यहाँ पे पहुंचे हैं।
ये फार्मूला आपके सामने ये भी लिखा हुआ है, ठीक है जी, सैंपलिंग वाला ही फार्मूला जिसको हमने अरेंज किया है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे देखेंगे। एक्स बार आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 23.2। जी की वैल्यू पता चलेगी इस कॉन्फिडेंस इंटरवल से। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है तो जी की वैल्यू होगी 1.96। ये भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लें 95% में 1.96 है। ये कैसे कैलकुलेशन हुई है ये मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.96। सिग्मा की वैल्यू जैसे हमें पता है अननोन है यहाँ पे सिग्मा, तो उसकी जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे, दैट इज 0.3 ओवर n/57। कैलकुलेटर में देखते हैं जी, करना क्या है, हमने इसकी जगह मल्टीप्लाइड बाय 1.96 23.2 प्लस 1.96 into 0.3 डिवाइडेड बाय 5700। आंसर देखते हैं क्या आता है जी, 23.27। ये आ गई बड़ी वैल्यू 23.27 7.8। अब इसमें माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं। 23.122 ये म्यू की हमारे पास रेंज आ गई। तो 23.12 23.278, तो इससे मिलती जुलती जो ऑप्शन है ये डेल्टा ऑप्शन है 23.12 23.278। यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, यहाँ पे 28 23.12, यहाँ पे मैच हो रहा है लेकिन ये मैच नहीं हो रहा, तो ए बी सी मैच नहीं हो रहा, डी ऑप्शन मैच हो रही है। अच्छा, व्हाट इफ हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% 98% हो जाए, तो जी की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है जी 98% में 2.33 है, तो म्यू हो जाएगा जी एट कॉन्फिडेंस इंटरवल 98%, और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है जी हमारा 95%, ठीक है जी। म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस जी सिग्मा ओवर n अंडर रूट। एक्स बार है जी 23.2 प्लस माइनस जी 98% पे जी की वैल्यू हो जाएगी 2.33, तो 2.33 सिग्मा है जी 0.3 ओवर 57 अंडर रूट। इसको कैलकुलेटर में देखते हैं जी, तो 23.2 माइनस सिर्फ हमारा ये चेंज होगा 1.96 की जगह क्या आ जाएगा जी 2.33, 23.10 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लिखना है 23.29। तो आप देख रहे हैं ये वाली रेंज और ये वाली रेंज, ये 23 से 23 है, ये 23 से 23 है, लेकिन ये 23.12 है, ये 23.1 है, 23.27 है, 23.29 है, ये रेंज बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी रेंज भी इंक्रीज हो जाएगी। हम मजीद क्लैरिफाई कर लेते हैं, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% ले लेते हैं, जहां पे जी की वैल्यू है 2.58। आप वैसे इस टेबल से भी देख सकते हैं 99% में 2.58 है, आप टेबल से खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया। म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस जी सिग्मा ओवर n अंडर रूट 23.2 प्लस माइनस 2.58 इंटू 0.3 ओवर 57 अंडर रूट। कैलकुलेटर से देख लेते हैं जी, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा पहले और यहाँ पे 58 हो जाएगा, आंसर आता है 23.09, और फिर यहाँ पे प्लस का साइन 23.3। आप देख रहे हैं कि ये रेंज मजीद बढ़ रही है। ये 23.1 था, ये 23.09 है, ये मजीद छोटी वैल्यू हो गई है, ये 23.29 है, ये 23.30 है, ये वैल्यू मजीद बढ़ गई है। तो यहाँ से वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ से वैल्यू कम हो रही है, मतलब रेंज एक्सपैंड हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ेगा तो रेंज भी बढ़ जाएगी। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। द ग्रेटर विल बी द ग्रेटर द कॉन्फिडेंस द ग्रेटर विल बी द रेंज एंड वाइस वर्सा। जितना कॉन्फिडेंस इंटरवल आप इंक्रीज करेंगे उतनी उसकी रेंज बढ़ जाएगी। होपफुली जी आपको ये चीजें समझ आई होंगी आज।
मैंने क्वेश्चंस कुछ अपलोड किए उनको सॉल्व करें, उसके साथ आपको एस्टिमेशन का टॉपिक समझ आ जाएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।